नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भंवर, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नहीं, परहरा की शक्ति इन शक्तिशाली गजसूड़ों से निर्मित गजफंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओफ, इस बार भोकाल को गजफंद के बढ़ते कसाव के साथ साथ एक और भी पीड़ा का आभास हुआ। उसने नजर झुकाई तो तुरंत ही उसे पीड़ा का कारण समझ में आ गया। चींटियां मुझे बेबस देखकर चींटियों ने भी अपना दांव लगाना शुरू कर दिया है। आओ! पीड़ा के उस भयानक दौर में भी अचानक भोकाल के मुंह से खुशी की वो किलकारी निकल गई। ऐसा होता भी क्यों ना, भोकाल को गजफंद से बचने का रास्ता जो दिखाई दे गया था। सर्वविदित है कि अगर छोटी सी चींटी विशाल हाथी के सूंड में घुस जाए तो कुछ ही पलों में हाथी को चित कर सकती है। ये गजफंद भी हाथियों की सूंडों से बना है, तो क्या ये चींटियां इन सूंडों का कुछ बिगाड़ सकती है? देखना होगा, और इसके लिए मुझे अपने शरीर को जमीन पर गिराकर चींटियों की उन बॉम्बियों की तरफ लुढ़काना होगा जहां चींटियां मौजूद हैं। चींटियों की बॉम्बियों के पास पहुंचकर भोकाल ने अपने शरीर को स्थिर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब जो करना है वो चींटियों को करना था, और जो चींटियों को करना था वो चींटियों ने किया भी। और चींटियों ने जो किया, भोकाल ने उसका पता भोकाल को उसका पता तुरंत ही चल गया। गजफंद के सूड़ों में खलबली मचने लगी है। इससे स्पष्ट है कि चींटियों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। अब मुझे भी अपना काम अंजाम देने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर पर सूड़ों की पकड़ ढीली होने लगी है। मेरे पास यही मौका है कि मैं अपनी सारी शक्ति को संजोकर उसका प्रयोग करूं और गजफंद से मुक्त हो जाऊं। ओह! भोकाल को गजफंद से आजाद होते देख स्तब्ध खड़े अखेटक को भोकाल के प्रचंड प्रहार ने चीखने के लिए मजबूर कर दिया। धड़ाक! अपने वार से अखेटक को दूर उछालकर भोकाल चीते की सी तेजी से अपनी तलवार की तरफ झपटा। अपनी तलवार से तेरी गर्दन को एक ही वार में तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन भोकाल अपनी तलवार को उठा नहीं पाया, क्योंकि तलवार की तरफ बढ़ते हाथों से अचानक उसे अपने कानों को ढक लेना पड़ा। ओफ! और ऐसा हुआ था उस अत्यंत तीखी आवाज के कारण जो अखेटक के मुंह में दबे यंत्र से निकल रही थी। ओफ! अखेटक जिस यंत्र को अपने मुंह से बजा रहा है उसकी आवाज कानों में अंगारे की भांति घुस रही है। ऐसा लग रहा है कि इस अत्यंत तीखी और तेज आवाज से मस्तिष्क में विस्फोट हो जाएगा। अखेटक को वो यंत्र बजाने से रोकना होगा। ओह! यंत्र बजाकर तेज आवाज उत्पन्न करने के पीछे अखेटक का जो उद्देश्य था वो जल्द ही भोकाल के सामने आ गया, धागों के उस छोटे से गोले के रूप में, और जो पलक झपकते ही ऐसा भयंकर रूप धारण कर लेगा, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अखेटक द्वारा फेंके गए धागे के छोटे से गुच्छे ने असाधारण रूप से बढ़कर मेरे सारे शरीर को जकड़ दिया है, और ये अभी फैलता ही जा रहा है। इसलिए इससे पहले कि ये मेरे शरीर के हर अंग को अपने में उलझाए, मुझे इसे तोड़ डालना चाहिए। एक बार तो फिर मेरे शिकंजे में फंस गया, और अगर तू इस शिकंजे को सिर्फ मामूली रेशम के धागों का शिकंजा समझ रहा है तो मैं तुझे बता दूं कि उलझन नामक ये शिकंजा अद्भुत दिव्य धागों से बना हुआ है, जो हर बीतते पलों के साथ घने होते रहते हैं। इसलिए उसमें फंसने वाला इससे छूटने का जितना अधिक प्रयत्न करेगा उतना ही अधिक इसमें फंसता ही जाएगा। ठीक वैसे ही तू फंसता जा रहा है। और हाँ, इस उलझन दिव्य धागों के विषय में एक बात और बता दूं, इन धागों को ना तो काटा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, और ना गलाया जा सकता है, और ना जलाया जा सकता है। इसलिए अब चाहे तू अपने मस्तिष्क का जितना प्रयोग कर ले, जितनी चाहे शक्ति आजमा ले, लेकिन तू इस उलझन से हरगिज मुक्त नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूं अपने स्वामी को यह शुभ सूचना देने। ठहर अखेटक, जाता कहां है?
मुझे अपने गले तो मिल लेने दे। भोकाल ने उलझन सहित हवा में लहराकर अखेटक को अपनी बाहों में कस लिया। इसी के साथ अकेटक की आंखें आश्चर्य की अधिकता से उबलती चली गई। ये तूने क्या किया भोकाल? मुझे भी उलझन में जकड़ दिया। बिल्कुल, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अकेला ही इस उलझन में फंसा रहना नहीं चाहता। दोनों साथ रहेंगे तो बातचीत करते हुए समय बिताते रहेंगे। क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? इसमें तो तुम्हारे साथ मैं भी फंसता चला जाऊंगा। ऐसा है तो फिर इस उलझन को सुलझाओ और बाहर निकल जाओ। मैं उलझन को सुलझाऊं? बिल्कुल, और तुम ऐसा चुटकियों में कर सकते हो क्योंकि कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि शिकारी अपने ही जाल में कभी नहीं फंसता क्योंकि वो उस शिकंजे को तोड़ जानता है। ओह, मरता क्या ना करता। दिव्य धागे के इस हिस्से को पकड़कर खींचोगे तो उलझन अपने आप सुलझती जाएगी। मुक्त होने के लिए अकेटक को उलझन सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ी, लेकिन उलझन सुलझाने के बाद मुक्त होने वाला अकेटक अकेला नहीं था, भोकाल भी उसके साथ था। और मुक्त होने के बाद भोकाल ने अकेटक को संभलने का जरा भी मौका नहीं दिया। तुझ जैसे पागल शिकारियों को कैद करने के लिए एक शिकंजा मेरे पास भी है और उस शिकंजे का नाम है मूर्छा। धाक! कुछ ही सटीक वारों से अकेटक को मूर्छित करने के बाद भोकाल पलटा। अकेटक के आने से पहले रानी चंदा यहीं कहीं गायब हो गई थी। अब मुझे उसे फिर ढूंढना होगा ताकि मैं उसे सुरक्षित उसके महल पहुंचाकर उसके द्वारा लगाए जाने वाले कलंक से बच सकूं। ओह, ये क्या? ठक! एक भाला जिस पर शायद कोई संदेश पत्र टंगा हुआ है और वो शायद मेरे लिए ही है। संदेश पत्र भोकाल के लिए ही था। अब प्रिय भोकाल, मैं जानता हूं तू अखेटक को चित करने के बाद रानी चंदा को ढूंढ रहा है। मैं तुझे बता दूं कि रानी चंदा तुझे यहां कहीं नहीं मिलने वाली क्योंकि मैंने उसे उत्तर में स्थित काली पहाड़ी के बीच में बने जिंदा जंगल में पहुंचा दिया है। जिंदा जंगल में सभी वृक्ष फूल पौधे जिंदा हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई वृक्ष या बेल रानी चंदा को ना निगल ले, इसलिए उसका भला चाहता है तो शीघ्र अतिशीघ्र जिंदा जंगल में पहुंच जा। तुम्हारा अशुभ चिंतक दुर्गमा। दुर्गमा? ओह, तो दुर्गमा ने रानी चंदा का अपहरण करके उसे अत्यंत दुर्गम स्थान जिंदा जंगल में पहुंचा दिया है, लेकिन मैंने रानी चंदा को सुरक्षित उसके महल पहुंचाने का प्रण लिया है, इसलिए मैं अपने प्रण को निभाने के लिए पहुंचूंगा जिंदा जंगल। यही है जिंदा जंगल। मुझे यहीं रानी चंदा को ढूंढना है। चंदा को ढूंढने के लिए भोकाल को ज्यादा देर नहीं भटकना पड़ा। वो रही उस विशाल फूल के पंखुड़ियों के बीच अचेत। ओह, उस फूल को पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो रही है। इससे पहले वो पूरी तरह बंद हो जाएं, मुझे चंदा को उसके अंदर से निकालना होगा। तेजी से उड़ान भरकर भोकाल ने रानी चंदा को फूल में कैद होने से बचा तो लिया, लेकिन खुद को उस भीषण प्रहार से नहीं बचा पाया। सड़ाक! वो तड़प कर नीचे गिरा और नीचे गिरते ही दबोच लिया गया। ओह, इस भयानक वृक्ष ने मुझे जकड़ लिया। मुझे तुरंत ही इसकी शाखाओं को काटना होगा। तेजी से अपनी तलवार चलाकर भोकाल ने वृक्ष की शाखाओं को काटना तो शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो वहां से आजाद नहीं हो पाया क्योंकि जितनी तेजी से भोकाल उन शाखाओं को काट रहा था उतनी ही तेजी से वह बढ़कर उससे लिपट रही थी। ओह! जल्द ही भोकाल ने अपने शरीर में एक दहला देने वाला परिवर्तन होता महसूस किया। ओह, मेरा शरीर धीरे धीरे इस वृक्ष जैसी काष्ठ में बदलता जा रहा है और ऐसा मेरे शरीर से लिपटी वृक्ष की इन शाखाओं के कारण हो रहा है जिसमें उभरे पतले और छोटे कांटे मेरे शरीर में धंसे हुए हैं। निश्चय ही उन कांटों की वजह से इस वृक्ष के गुण द्रव्य के रूप में मेरे शरीर में पहुंच रहे हैं। मेरा शरीर काष्ठ ना बन जाए इसके लिए मेरा इस वृक्ष की शाखाओं से छूटना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इस वृक्ष से छूटूं कैसे? महाबली भोकाल के चेहरे पर चिंता हिलोरे लेने लगी थी।
भोकाल की इस दशा का भोकाल की इस दशा को दूर खड़ा दुर्गम्मा भरपूर आनंद उठा रहा था। भोकाल, महाबली भोकाल कुछ ही पलों में पूरी तरह काष्ठ में बदलकर इस जिंदा जंगल का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, और ऐसा होते ही भोकाल को परास्त करके महाबली बनने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अरे भोकाल, अचानक भोकाल को क्या हुआ? उसने उस ब्रिज के तने को अपनी भुजाओं में क्यों जकड़ लिया? लगता है उसे अपनी स्थिति का आभास हो गया है, इसलिए उस ब्रिज को गले लगाकर अपने भाई बंदी प्रकट कर रहा है। अगर अब उसे भी कास्ट का पुतला बनकर उसे ब्रिज के साथ जो रहना है। बात कुछ और ही थी, और ये वो बात सिर्फ भोकाल के मस्तिष्क में थी। ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी जड़ होती है। जब वो ब्रिज की जड़ जमीन से जुड़कर पोषक तत्व तो ग्रहण करती रहेगी, तब तक ब्रिज को कितना भी काटो नष्ट नहीं होने वाली। ठीक यही इसी ब्रिज के साथ भी है। इसकी जड़ें पोषक तत्व पाकर अपनी शाखाओं को द्विगुणित कर पा रही है। इसलिए मेरे पास स्वयं को इस ब्रिज के प्रभाव और प्रकोप से बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं इस ब्रिज को जड़ सहित उखाड़कर इसे धरा से अलग कर डालूं। तेजी से कास्ट होते जाते शरीर के साथ ऐसा करना मुश्किल तो है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मुझे इस मुश्किल को आसान बनाना ही होगा। भोकाल की भुजाओं में भरी असीम शक्ति ने उन मुश्किल काम को आसान बना दिया था, और ऐसा करके उसने अपने आप को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। ओफ, अगर सही समय पर मेरे मस्तिष्क में उस ब्रिज को जड़ से उखाड़ने की बात ना आई होती तो ना तो मैं उससे मुक्त हो पाता और ना अपने शरीर को सामान्य कर पाता। खैर, अब इस जिंदा जंगल से कोई और मुसीबत मेरे सिर पर टूटे उससे पहले ही मुझे अचेत रानी चंदा को लेकर इस जिंदा जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। निकल गया। भोकाल एक बार फिर मुझे मात देकर निकल गया। दुर्गम्मा जिसे अपनी हार समझ रहा था, असल में वो रुद्रा की हार थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्रा की शक्तियां मात नहीं खा सकती। जो सत्य है उसे झूठ कहकर अपने आप को भ्रम में मत रखो रुद्रा। तुम हार चुके हो। भोकाल ने तुम्हें हरा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें बेमाक शक्ति नहीं दे सकता। मैं चलता हूं किसी ऐसी दूसरी शक्ति की खोज में जो बेमाक शक्ति की सच्ची हकदार है। रुक जाओ काल कुंडली। भोकाल ने मुझे मात दे दी है, परंतु मैं अभी भी हारा नहीं हूं। अभी भी एक उपाय है मेरे पास, जिसकी बदौलत मैं भोकाल को परास्त करके तुम्हारे चरणों में डाल सकता हूं। क्या है वो उपाय? बेमाक शक्ति। तो मुझे बेमाक शक्ति दो, मैं भोकाल को परास्त कर दूंगा। यानी तुम बेमाक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात भोकाल को परास्त करोगे? हाँ, भोकाल जैसे महाबली की शक्तियां पार पाने का यही एकमात्र रास्ता है। भोकाल से बड़ी शक्ति ही उसे परास्त कर सकती है, और वो शक्ति व्योमाक्ष है। अगर तुम उसे मुझे देने के लिए तैयार हो तो ठीक, नहीं तो जहां चाहे वहां जा सकते हो। रुद्रा की बातों ने काल कुंडली को गहरे सोच में डाल दिया था। गहन सोच विचार के बाद आखिर काल कुंडली को कहना ही पड़ा। मैं व्योमाक्ष शक्ति को बुलाता हूं, तुम उसे धारण करने की तैयारी करो। कुछ ही क्षणों बाद ही व्योमाक्ष शक्ति कड़ाक। व्योमाक्ष शक्ति ने जैसे पृथ्वी की परिधि में प्रवेश किया, वैसे ही रुद्रा की बाँछें खिल गई। व्योमाक्ष शक्ति मेरे पास आती जा रही है। अब मुझे व्योमाक्ष शक्ति का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्रा के चेहरे और आंखों की चमक बता रही थी कि उसका भाग्य व्योमाक्ष शक्ति का प्रबल दावेदार बन गया था। लेकिन इसका क्या किया जाए कि विधाता ने उसके भाग्य में व्योमाक्ष शक्ति से पहले मौत लिखी हुई थी, और वो मौत जिसके हाथ लिखी थी वो और कोई नहीं, महाबली भोकाल था, जो अपनी आंखों से व्योमाक्ष शक्ति रुद्रा के बेजान शरीर से टकराते और वापस लौटते देख रहा था। ओफ, अगर मैं रानी चंदा को होश में लाकर उसे यहाँ के बारे में सारी बात बताने के लिए विवश करके
समय रहते यह ना पहुंच गया होता तो वो बेमाक शक्ति दुष्ट रुद्रा के शरीर में समा ही गई थी, जिसे काल कुंडली ने अपनी अद्भुत विद्या से रुद्रा के भाग्य में लिख दिया था। क्रोध से अजगर की भांति फुफकारता भोकाल स्तब्ध खड़े काल कुंडली की तरह पलटा। तेरा सारा षड्यंत्र जानकर जी करता है कि रुद्रा की तरह ही तेरा शीश भी तेरे धड़ से अलग कर दूं, परंतु विवश हूं। एक ब्राह्मण की हत्या करने के कलंक को मैं अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहता। ऐसा करके तू अच्छा नहीं कर रहा। मार डाल मुझे भोकाल, वरना मैं फिर किसी को बेमाक शक्ति देकर तेरे विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। तू अब ऐसा नहीं करेगा काल कुंडली, क्योंकि अगर तूने ऐसा करने का प्रयास भी किया तो मैं स्वयं अपने हाथों से अपनी गर्दन को अपने धड़ से अलग कर दूंगा। कहता है तो इस कार्य को अभी इसी पल अंजाम दूं। भोकाल ने जैसे ही तलवार को अपनी गर्दन पर रखा, वैसे ही भय से बुरी तरह चीख पड़ा काल कुंडली। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम्हें अपने महागुरु की सौगंध है भोकाल, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कभी भी किसी को भी बेमाक शक्ति देने की ही क्या, तुम्हारे तनिक से भी अहित के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मुझे क्षमा करके तलवार अपनी गर्दन से हटा दो भोकाल। ठीक है, तो इतने प्यार से कह रहा है तो इस बार मैं तेरी बात मान जाता हूं, परंतु फिर कभी कुछ किया तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। भोकाल के वहां से जाते ही काल कुंडली ने राहत की लंबी सांस ली। ओफ, अच्छा हुआ भोकाल ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अपने आप को समाप्त करने का विचार त्याग दिया, अन्यथा उसके मरते ही मैं भी मर जाता, क्योंकि मेरी मृत्यु भी उसकी मृत्यु के साथ लिखी है। और इस लिखे को मैं जिस दिन मिटाने में सफल हो गया, वो दिन भोकाल के जीवन का अंतिम दिन होगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।